मुझे मुझे काइंडली ये कंफर्म कर दो। देखो थोड़ा सा मसला ये आ रहा है, मुझे काइंडली कंफर्म करते रहना कि क्या थोड़ा बहुत मसला मुझे रिवीजन में आ रहा है। अच्छा, थोड़ा बहुत मसला मुझे इस चीज़ के ऊपर आ रहा है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे चीज़ें रिटेन नहीं हो रही। थोड़ा बहुत ऐसा लग रहा है कि मेरा कॉन्फिडेंस थोड़ा सा लूज हो रहा है, मुझे चीज़ें क्लिक नहीं कर रही, मैं भूल रहा हूँ, मैं आगे पढ़ रहा हूँ, पीछे वाली सारी चीज़ें मसला कर रहे हैं। सही है, थोड़ा बहुत मुझे मसला आ रहा है कि यार अगर कोई कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन आता है तो मुझसे आइजाज वगैरह पिक नहीं हो रहा है, मैं चीज़ों को ड्राफ्ट किस तरीके से करूँ, इतना बड़ा सिलेबस है, थोड़ा सा लिंकिंग का भी इशू हो रहा है। ठीक है यार, मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ, गारंटी के साथ कहता हूँ, सबसे ज़्यादा मसला क्रैमिंग का है। सही, अच्छा मैं आपको सबसे बड़ा मसला ये बताता हूँ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको ये कम्युनिकेट करता हूँ कि आज का जो सेशन है हमारे पास, मैं क्विकली इसको स्टार्ट करूंगा। सही है, मैं आज के सेशन में करूंगा क्या, मैं आज के सेशन में आपके साथ एक काम ये करूंगा कि मैं बहुत ही कोई कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस आपके सामने रखूंगा। ठीक है, और उस कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस को जब आपके सामने रखूंगा तो आप थोड़ी देर के लिए पैनिक करेंगे, थोड़ी देर के लिए पैनिक करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद होगा ये कि जब हम उसको थोड़ा बहुत सोचना स्टार्ट करेंगे, थोड़ा बहुत सोचना स्टार्ट करेंगे, थोड़ी बेसिक चीज़ों के साथ अटैच रहेंगे, तो ये जितने भी मसले हैं ये मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूं, ये आपको आज की क्लास में और आज की क्लास के बाद जो हमारा नेक्स्ट सेशन होगा और पेपर में आपको बिल्कुल भी कोई भी इश्यूज क्रिएट नहीं होंगे। बच्चों क्या यहां तक बात समझ आती है? क्लियर है मेरे बच्चों, यहां तक बात समझ आती है? इसके लिए मुझे आपसे सिर्फ, और मैंने इसके, अच्छा अगर आपने वेरीफाई करना हो आप वेरीफाई भी कर सकते हो, CFEP 6 का लास्ट अटेम्प्ट का पेपर उठा लो जिसके अंदर हमारे पास 15-18% रिजल्ट आया है। सही है, 15-18% रिजल्ट हमारे पास CFEP 6 का आया है। मैं उसके 3-4 सवाल आपको आज कराऊंगा। सही है, तो फाइनल के जो रिसेंट अटेम्प्ट के हमारे पास सवाल आता है मैं आपको मजीद वो कराऊंगा, और उसके बाद जो है सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो मैं आपसे ये करवाऊंगा कि यार उसको कैसे टैकल करना है, किस तरीके से, मतलब जो आपकी एक सोचने की सलाहियत है ना, जो सोचने की सलाहियत है, सिर्फ उसको थोड़ा सा और इनहेंस करेंगे। और आपको ये बस मैंने कॉन्फिडेंस देना है कि आपको सब कुछ आता है, आप लाजमी पेपर पास कर सकते हैं। सिर्फ बेसिक चीज़ों के साथ आपने अटैच रहना है। अगर आप बेसिक चीज़ों के साथ अटैच रहेंगे, चीज़ें लिखेंगे, आप पेपर पास कर लेंगे मेरे बच्चों। ठीक है, क्लियर हो बच्चों यहां तक? अच्छा जी, चलें तो एक काम ये करते हैं। अच्छा, हम इसको लेके किस तरीके से चल रहे हैं, हम इसको इस तरीके से लेके चल रहे हैं कि हमारे पास प्लानिंग है, हमारे पास परफॉर्मेंस है, और हमारे पास रिपोर्टिंग है। ठीक है, ये 3 फेजेस हमारे पास मौजूद है। हमारे पास प्लानिंग है, हमारे पास परफॉर्मेंस है। हम कोशिश ये करेंगे कि मैंने अपने सवालात को इस तरीके से स्ट्रक्चर किया हुआ है कि हम प्लानिंग से चलेंगे और रिपोर्टिंग पे इंशाल्लाह ख़त्म करेंगे। तो हमें सवालों का एक सेंस भी समझ में आ जाएगा, हमें एक स्ट्रक्चर भी समझ आ जाएगा कि प्लानिंग में सवाल किस तरीके से आते हैं, परफॉर्मेंस में सवाल किस तरीके से आते हैं, रिपोर्टिंग में सवाल किस तरीके से आते हैं। और इन चीज़ों को हम थोड़ा बहुत देखेंगे तो हम बड़े आराम से चीज़ों को एनालाइज कर लेंगे। बच्चों को यहाँ तक बात समझ आती है? अच्छा, मैं कोशिश ये करूँगा कि मैं आपके सामने कुछ सवाल रख दूंगा। ये क्लियर है बच्चों? तो अगर मैं आपके सामने सवाल रख दूंगा तो बस वहां से हमने ये पिक करना है कि इसमें से कौन सी चीज़ें पिक हो रही हैं, कौन सी चीज़ें क्लिक कर रही हैं। क्या ये अप्रोच समझ आती है मेरे बच्चों को? तो बच्चों स्टार्ट करें, और मुझे सिर्फ और सिर्फ आपकी कंसंट्रेशन चाहिए। A to Z जितनी भी चीज़ें होंगी वो आप बिल्कुल बेफिक्र रहें, वो इंशाल्लाह कवर्ड हो जाएंगी। सही है, सारी की सारी चीज़ें जो हैं, अल्टीमेट पर्पस मेरा आपका ये है, अल्टीमेट मेरा पर्पस ये है कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल पेपर से 2 हफ्ते पहले मैं किसी तरीके से बूस्ट कर दूं। जितने भी कॉम्प्लेक्स आइजाज हैं उसकी और आपको प्रैक्टिस करा दूं ताकि आपको समझ में आ जाए कि कॉम्प्लेक्स आइजाज आर द मोस्ट ईजिएस्ट क्वेश्चन इन द पेपर। सही है, मोस्ट ईजिएस्ट क्वेश्चन इन द पेपर। सही है, कुछ मजीद अच्छे सवाल हैं जिसके हम इंशाल्लाह ड्राफ्टिंग वगैरह को देख लेंगे, चीज़ें आपस में कनेक्ट कैसे होती है थोड़ा सा वो देख लेंगे, और एट दी एंड आपको जो ये रिटेन वाला इशू लग रहा है, आपको इंशाल्लाह आज की क्लास के बाद रिटेन वाला इशू नहीं लगेगा मेरे बच्चों। क्लियर हो? चलो बच्चों आ जाओ। पहला सवाल 15 नंबर का CA फाइनल का लास्ट अटेम्प्ट का क्वेश्चन है। सही है, CA फाइनल का लास्ट अटेम्प्ट का क्वेश्चन है, इसको हम देखते हैं। 15 नंबर का सवाल मेरे बच्चों आपके पास जो है वो हाजिर है। सही है, मैं कुछ पढ़ा नहीं रहा बिकॉज, अच्छा कितने लोगों ने YouTube में मेरी प्लेलिस्ट देख ली थी जिसमें मैंने आपको 6 से 8 घंटे के अंदर कंप्लीट रिवीजन प्लस जो हमारे रिसेंट पास्ट पेपर्स थे, कितने लोगों ने वो देख लिया था? अगर नहीं देख सके बच्चों 5-6 घंटे निकाल लो, जिंदगी आसान हो जाएगी। सही है, जिंदगी आसान हो जाएगी, 5 से 6 घंटे निकाल लो। बहुत जितने लोगों ने देखा, क्या फ़ायदा हुआ कि जो हमारे पास 60, 70, 80 घंटे का कोर्स होता है, किसी तरीके से क्विक रिवीजन आपके पास हो गया। तो अगर वो चीज़ देख लिया तो आप यार तो उसको कंटिन्यू कर लें। सही है, सेम चीज़ मैंने लॉ के लिए भी कर दी है, सेम चीज़ DSR के लिए भी कर दी है। ठीक है, अच्छा अब इसमें एक चीज़ हम ये देखते हैं,
अच्छा, सबसे पहला काम, मैं आपके सामने एक ऐसा सवाल रख रहा हूं कि जिससे आप थोड़ा सा पैनिक भी करेंगे, आपके वहमो गुमान में भी ये सवाल नहीं होगा, आपको ना चीज़ें रिटेन है और आपके सामने एक स्ट्रेट फुल टॉस है। कुछ नहीं पता सवाल मेरे पास कहाँ से आया है, कहाँ से नहीं आया। सही, मुझे कुछ भी नहीं पता सवाल मेरे पास कहाँ से आया है, कहाँ से नहीं आया। मैंने सिर्फ ये देखना है आज की क्लास में, और मैंने और आप, हम दोनों ने अपने आप को एग्जामिन करना है कि हमारे पास अगर इस तरीके से पेपर सवाल आते हैं और पेपर से एक दिन पहले तक अगर हमारे वहमो गुमान में ये रहता है कि जी मुझे चीज़ें क्लिक नहीं कर रही, मैं चीज़ें पिक नहीं कर रहा, मैं चीज़ें भूल रहा हूँ, और पेपर में अगर इस तरीके से आती है चीज़ें, तो हम किस तरीके से इसको पास कर सकते हैं। क्लियर है? तो भाई पहला सवाल स्टार्ट करते हैं, और सवाल को हमने 2 बार पढ़ना है, ठीक है। योर फर्म इज द ऑडिटर ऑफ नोवा केमिकल लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 30 सितंबर 2025. Your firm has been auditing NCL for several years. NCL is engaged in the manufacture of industrial adhesive and coatings for local packaging and textile clients. It has historically reported stable revenues and profit margins. ठीक है. During the current year audit field work, the audit team identified that in March 2025, a British Virgin Island company, Helios Industries Investment Limited, acquired 75% of the company's share capital from the founding family. NCL has described Helios as a strategic investor. The directors of Helios are professional nominees and the beneficial owners have not been publicly disclosed. A preliminary analytical review conducted by the audit team revealed the following. कंपनी के रेवेन्यू, कंपनी के प्रॉफिट बिफोर टैक्स, कंपनी की डोमेस्टिक कंसल्टेंट, कंपनी की फॉरेन कंसल्टेंट्स. Management explained that the consulting and professional charges related to strategic advisory service were arranged through Helios network of consultant. The audit team is still awaiting copies of the technical reports and signed consultancy contract. NCL has not yet disclosed the identifies or tax registration details of these consultants, citing the confidentiality reason. सवाल की रिक्वायरमेंट यह है, evaluate the situation and recommend the appropriate audit procedures to address the associated risks. सही है? तो वो कह रहा है कि जी रिपोर्टिंग एंड एथिकल कंसिडरेशन आर नॉट रिक्वायर्ड. सवाल में बड़ा क्लियर है. मुझे सिर्फ इतना बता दो, क्या ये सवाल थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लग रहा है आपको? एक बार मैं चाहता हूं 1 मिनट आप खुद से देख ले सवाल, और मैं आपको बता रहा हूं इससे मुश्किल ये फाइनल के लास्ट अटेम्प्ट का सवाल है. CFF 6 के विंटर 25 की अटेम्प्ट का सवाल है जिसमें बच्चे का गोल्ड मेडल आया. सही है? तो विंटर 25 की जो हमारी अटेम्प्ट है उसमें, और बिल्कुल भी सवाल समझ में नहीं आया, बिल्कुल भी सवाल, और बहुत कॉम्प्लेक्स सवाल है, और बहुत कॉम्प्लेक्स सवाल है. सब कुछ सही है, सब कुछ. मैं आपके सामने सिर्फ आपको 1 मिनट दे रहा हूं मेरे बच्चों, 1 मिनट दे रहा हूं. इसी तरीके से 1 मिनट दे रहा हूं जिस तरीके से आप यूं समझेंगे आप पेपर में बैठे हुए, और पेपर में आपको अब मैं 2 मिनट दे रहा हूं, और 2 मिनट में आपने सिर्फ और सिर्फ इस सवाल को पढ़ना है खुद से. सामने एक रजिस्टर पेन रखना है और खुद से इस सवाल को 2 मिनट में आपको दे रहा हूं बच्चों. 2 मिनट आपने इस सवाल को खुद से पढ़ना है. यार क्वेश्चन भला रहे क्या? यार जिसका मसला है वो कर लेना एक बार यार. मतलब ब्लर होता तो सारे बच्चे कहते हैं ना, टाइम ज़ाया ना करें. 2 मिनट है आपके पास, सवाल को खुद से पढ़े, खुद से पढ़े. इससे मुश्किल सवाल नहीं आ सकता. ये कर लोगे पेपर में आपके पास, आपको जो सवाल आएगा वो इससे कंपैरेटिवली बहुत आसान लगेगा. हमारे पास ये सवाल है, और सवाल में कुछ इस तरीके से कह रहा है, वो सवाल में कुछ इस तरीके से कह रहा है कि जी एक कंपनी है विच इज़ NCL, और आप इस कंपनी का बहुत सालों से ऑडिट कर रहे हो. सही है? NCL को ओन करते थे उनके फाउंडिंग फैमिली मेंबर्स, और ड्यूरिंग द ईयर फाउंडिंग फैमिली मेंबर्स ने अपनी कंपनी के 75% शेयर्स बेच दिए. किसको? BVI को. एक कंपनी है, ऐसा ही है भाई, BVI को बेच दिया. अच्छा, NCL के अगर आप फाइनेंशियल्स देखेंगे तो NCL के जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एक पेमेंट आ रही है. किसको पेमेंट आ रही है? BVI को ही आ रही है. सही है? और अगर आप ट्रांजैक्शंस को देखेंगे, अच्छा, तो इसका मतलब है FS एक पेमेंट कर रहा है BVI को, और BVI NCL की क्या है भाई? BVI NCL की क्या है मेरे बच्चों? नहीं, होल्डिंग कंपनी है ना. 75% अगर शेयर्स हैं तो क्या हो गई? होल्डिंग कंपनी है. ये क्या हो गई? ये सब्सिडरी कंपनी है. ऐसा ही है, ये पेरेंट कंपनी हो गई. तो क्या सब्सिडरी कंपनी की पेरेंट कंपनी के साथ कोई ट्रांजैक्शन हो रही है? तो क्या ये होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी कंपनी आपस में रिलेटेड पार्टी हैं, और इन रिलेटेड पार्टी के साथ क्या कोई ट्रांजैक्शन हो रही है?
इस ट्रांजैक्शन को कंपेयर करते हैं, ये वो ट्रांजैक्शन है जो तो पहले भी हो रही थी। फॉरेन कंसल्टेंट जो है वो 14 रुपये पे होती थी, 15 रुपये पे होती थी, फिर 540 रुपये पे हो गई है भाई। हालांकि रेवेन्यू में तो इतना सिग्निफिकेंट इंक्रीज नहीं आया और जिसकी वजह से प्रॉफिट जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो गए। क्या ये ट्रांजैक्शन मेरे बच्चों को आउटसाइड दी नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस लग रही है मेरे बच्चों? यार बच्चों 6 नंबर तो आ गए ना, 6 से 7 मार्क्स तो आ गए, मतलब इससे मुश्किल क्या पूछेगा आपसे आरपी यार? ना आरपी का वर्ड यूज करेगा, ना ट्रांजैक्शन का वर्ड यूज करेगा, ना रिलेटेड पार्टी का वर्ड यूज करेगा, ना आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस का वर्ड यूज करेगा। आपके सामने कर जबरदस्त हो गया मेरे बच्चों, जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त। लेकिन हमेशा याद रखना है, हमेशा याद रखना है। तो इसका मतलब ये डायग्राम क्लियर आप लोगों से कितने? अगर पेपर में ये डायग्राम बना लोगे और डायग्राम बना के डॉट्स को कनेक्ट करोगे तो फिर तो मुश्किल नहीं है यार, फिर कहां से मुश्किल है यार? सही है। अच्छा, सवाल की रिक्वायरमेंट भी दो है। सवाल की रिक्वायरमेंट क्या है? इवैल्यूएट। जब मैं इवैल्यूएट करूंगा तो मैं इवैल्यूएट में कहूंगा कि भाई ये रिलेटेड पार्टी है, रिलेटेड पार्टी के साथ एक ट्रांजैक्शन है और ट्रांजैक्शन जो है वो आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में। फिर कह रहा है ऑडिट प्रोसीजर बताओ, तो फिर जाके मैं उसको ऑडिट प्रोसीजर बता दूंगा। ये पहला प्रोसीजर, ये दूसरा प्रोसीजर, ये तीसरा प्रोसीजर, चौथा प्रोसीजर। याद आ रहा है बच्चों? आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, और ये कुछ प्रोसीजर्स हैं जो कि आपने परफॉर्म करना है। बेस्ट हो गया मेरे बच्चों। मोहम्मद वासिफ, आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस ऐसे हुआ मेरे बच्चे कि आप ये देखें सवाल में, अगर आप देखें तो जब फॉरेन कंसल्टेंट एक्विजिशन से पहले भी पे की जा रही थी तो ये नॉर्मल है। फॉरेन कंसल्टेंट जो है वो एक्विजिशन से पहले भी पे की जा रही थी तो ये नॉर्मल है, सही है। जब ये नॉर्मल है तो इसका मतलब पहले 14 रुपये पे की जाती थी, फिर 15 रुपये पे की जाती थी और फिर बीवीआई को 540 रुपये पे की जा रही। क्या आपको ये नॉर्मल लग रहा है? जब 6,850 रुपये का रेवेन्यू था तो 14 रुपये पे की जा रही है। जब 7,200 का हुआ तो 15 रुपये पे की जा रही है। जब 7,400 का हुआ तो 16 रुपये पे करनी चाहिए थी, 540 रुपये पे की जा रही है। क्लियर हो मेरे बच्चों? ग्रेट हो गया, बेहतरीन हो गया, बेहतरीन हो गया। अच्छा, एक और चीज, कितने लोगों ने यहां तक पिक कर लिया? अच्छा बच्चों सुनते रहे ना, सुन बस, जबरदस्त मेरे बच्चों, बेहतरीन। क्या मुश्किल है यार, क्या मुश्किल है? ये आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस से पता नहीं कितनी बार पूछ चुका है ये, तो क्यों टेंशन लेते हैं? हमने सिर्फ ये सोचने की सलाहियत पेपर से पहले थोड़ा सा बढ़ा दूंगा, चीज़ें कर दूंगा तो फिर कोई मुश्किल है ही नहीं बच्चों। अच्छा, फिर उसके बाद बच्चों अगर मैं देखूँ तो एक और चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि जो ये पेमेंट हुई है और ये जो ट्रांजैक्शंस हुई हैं, ये जो पेमेंट हुई है और ट्रांजैक्शन हुई है, इसको थोड़ा समझने की कोशिश करें। चलिए मैं आपको कनेक्ट भी कराता हूँ बच्चों, अच्छे से कनेक्ट कराता हूँ। The audit team is still awaiting the copies of the technical reports and the signed consultancy contract. NCL has not yet disclosed the identified or tax additional details of these consultants, citing the confidentiality reason. सही है। अब मुझे एक बात बताओ बच्चों, प्रोसीजर याद है? पहला प्रोसीजर क्या होता था आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस का? पहला प्रोसीजर क्या होता था? मैं एग्रीमेंट को रिव्यू करता था, क्यों? ताकि बिजनेस रैशनल को इवैल्यूएट कर सकूं, ऐसा ही था। मैं ये देख सकूं कि टर्म्स एंड कंडीशन कंसिस्टेंट है मैनेजमेंट एक्सप्लेनेशन के, याद आ रहा है? मैं चेक करता था कि ट्रांजैक्शन ऑथराइज्ड एंड अप्रूव्ड है कि नहीं और ट्रांजैक्शन डिस्क्लोज्ड है कि नहीं है, याद आ रहा है बच्चों? क्या मैं एग्रीमेंट देख सका हूं? क्या ये काम कर पा रहा हूं मैं? क्यों? क्या मेरे पास इन डॉक्यूमेंट्स का एक्सेस है? जब मेरे पास डॉक्यूमेंट नहीं है तो क्या आइजा 240 में ये कोई चीज़ याद आ रही है कि अगर मैनेजमेंट आपको इन्फॉर्मेशन ना दे, याद आ रहा है बच्चों? अगर मैनेजमेंट आपको इन्फॉर्मेशन ना दे, रिस्ट्रिक्शन लगाए आपके ऊपर इन्फॉर्मेशन के ऊपर, तो क्या ये आइजा 240 ट्रिगर कर रहा है मेरे बच्चों? अगर आइजा 240 ट्रिगर कर रहा है तो आइजा 240 के तो 3 ऑब्जेक्टिव होते थे। पहला था रिस्क को आइडेंटिफाई करना, दूसरा था उस रिस्क के अगेंस्ट प्रोसीजर्स को परफॉर्म करना, और तीसरा था जब प्रोसीजर परफॉर्म करोगे तो कोई इंडिकेशन होगी पॉसिबिलिटी ऑफ फ्रॉड की। मुझे जल्दी से बता दो कौन सा ऑब्जेक्टिव है? क्या इस सवाल में फ्रॉड के रिस्क लिखूंगा मैं, या उस रिस्क के अगेंस्ट प्रोसीजर्स लिखूंगा, या उस प्रोसीजर्स जो कि मैं कर चुका हूं लेट से उसके अगेंस्ट मेरे पास एक इंडिकेशन है पॉसिबिलिटी ऑफ फ्रॉड की? मेरे बच्चों कोई टेंशन वाली बात नहीं है, फौरन से आइजा 240 की तरफ चलते हैं, और जब मैं आइजा 240 को देखता हूं, मैं कनेक्शन देखिएगा मेरी बड़ी ज़बरदस्त करा रहा हूं, सुनिएगा इसको, कनेक्शन देखिएगा बड़ा ज़बरदस्त है। मैंने आपसे कहा circumstances indicate the possibility of fraud, missing documents, याद आ रहा है? conflicting और missing evidence,
सिग्निफिकेंटली अनएक्सप्लेन्ड आइटम्स, अनयूजुअल बैलेंस शीट चेंजेस। तो इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये पेपर में, बच्चों मेरी बात सुनिएगा, पेपर में सबसे पहले आपने पिक करना है कि क्या आइजर 240 है। अगर आइजर 240 है तो आइजर 240 के तीन आपके सोचने की सलाहियत को सिर्फ बढ़ा रहा हूं। अगर आइजर 240 है तो आइजर 240 के तीन ऑब्जेक्टिव हैं। पहला ऑब्जेक्टिव है रिस्क, दूसरा ऑब्जेक्टिव है प्रोसीजर्स, तीसरा ऑब्जेक्टिव है पॉसिबिलिटी ऑफ फ्रॉड। जब आपने रिलेटेड पार्टी को पिक करा तो रिलेटेड पार्टी में भी तीन ऑब्जेक्टिव थे मेरे बच्चों। पहला, रिलेटेड पार्टी से रिलेटेड मैं रिस्क को आइडेंटिफाई करता हूं, फिर उस रिस्क के अगेंस्ट प्रोसीजर्स परफॉर्म करता हूं। ऐसा ही है। अच्छा बच्चों अब थोड़ा सा मेरे साथ सुनिएगा, मैं थोड़ा सा अब आपको थोड़ा सा स्ट्रक्चर वे में कर रहा हूं, प्लीज 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 बिल्कुल एक्सेप्ट। क्या ये ट्रांजैक्शन रिलेटेड पार्टी के साथ है? क्वेश्चन नंबर 1 जो आपने पेपर में सोचना है। अच्छा यस, अगर ये ट्रांजैक्शन रिलेटेड पार्टी के साथ है तो क्या आइजा 550 एप्लीकेबल हो गया? डायरेक्ट कंक्लूजन में जंप नहीं करना है। अगर आइजा 550 एप्लीकेबल हो गया तो आइजा 550 के तीन ही ऑब्जेक्टिव हैं। पहला, रिलेटेड पार्टी से रिलेटेड मैं रिस्क को आइडेंटिफाई करता हूं। ऐसा ही है। जब रिस्क को आइडेंटिफाई करता हूं तो फिर मैं प्रोसीजर्स परफॉर्म करता हूं, और जब प्रोसीजर परफॉर्म करता हूं और मुझे अगर कोई न्यू रिलेटेड पार्टी आइडेंटिफाई होती है तो मैं उसके अगेंस्ट फिर उसको रिस्पॉन्ड करता हूं। याद आ रहा है प्यारे बच्चों ये ऑब्जेक्टिव? इतना पता है? इतना पेपर से पहले पता चीज हो जाएंगे। अच्छा, क्या सवाल में वो आपसे ये कह रहे हैं कि मुझे रिस्क बताओ, रिस्क आइडेंटिफाई करने के प्रोसीजर्स बताओ जो कि रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स होते हैं? नहीं नहीं नहीं, ये नहीं है। इसका मतलब है रिस्क आइडेंटिफाई हो चुका है विच इज आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। जब आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस हो गया है तो इसके अगेंस्ट मुझे प्रोसीजर्स परफॉर्म करने हैं विच इज, मैं एग्रीमेंट, सबसे पहला काम है कि मैं एग्रीमेंट देखूंगा ताकि बिजनेस रैशनल को इवेल्युएट कर सकूं, ताकि मैं देख सकूं कि टर्म्स एंड कंडीशन कंसिस्टेंट है मैनेजमेंट एक्सप्लेनेशन के साथ, ताकि मैं चेक कर सकूं कि जो एग्रीमेंट में लिखा हुआ है, जो मैनेजमेंट कह रही है वो वैसा ही डिस्क्लोज्ड हुआ है या नहीं हुआ, और क्या ये ट्रांजैक्शन ऑथराइज्ड एंड अप्रूव्ड है। क्या ये वाले काम जो कि एग्रीमेंट पे डिपेंडेंट है, क्या ये काम मैं कर पा रहा हूँ प्यारे बच्चों? जल्दी से बताएं, क्या ये काम मैं कर पा रहा हूँ? ये काम मैं नहीं कर पा रहा। अगर मैं ये काम नहीं कर पा रहा प्यारे बच्चों तो इसका मतलब ये हो गया कि क्या ये आपको आइजा 240 की तरफ लेके जा रहा है मेरे बच्चों? जल्दी से बता दो। अगर ये आपको आइजा 240 की तरफ लेके जा रहा है तो आइजा 240 मजीद आपसे तीन बातें करता है। आइजा 240 कहता है या तो फ्रॉड के ऊपर रिस्क को आइडेंटिफाई करना है और असेस करना है, फिर उस रिस्क के अगेंस्ट प्रोसीजर्स परफॉर्म करना है, और जब प्रोसीजर्स परफॉर्म कर लोगे जो यहाँ पे कर रहे हो तो फिर कुछ इंडिकेशन ऐसी होगी जो कि पॉसिबिलिटी ऑफ फ्रॉड होगी। क्या ये पॉसिबिलिटी ऑफ फ्रॉड की इंडिकेशन दिख रही है मेरे बच्चों आपको? और अगर ये पॉसिबिलिटी ऑफ फ्रॉड की इंडिकेशन है तो इसमें मजीद मैं कोई 5-6 प्रोसीजर्स लिख सकता हूँ जो हमने आइजा 240 में पढ़े थे। मेरे बच्चों मुझे बताएं क्या मुश्किल है? आप समझ रहे हैं? आपने पेपर में कंक्लूजन की तरफ जंप नहीं करना है, आपने सिर्फ और सिर्फ समझना है कि इसके अंदर सबसे पहला काम बड़ी ज़बरदस्त, सिर्फ सोचने और लिखने और समझने की टेक्निक बता रहा हूँ। सबसे पहला काम आपने क्या पिक करना है? आपने आइजा को पिक करना है। क्या यहाँ तक बात समझ आती है? दूसरा काम आपने क्या करना है? वंस यू पिक द आइजा, आपने ये देखना है कि उस आइजा से उसका कौन सा ऑब्जेक्टिव एप्लीकेबल हो रहा है। जब आप आइजा को पिक करेंगे तो आइजा के अंदर कुछ इंफॉर्मेशन दी होगी। अगर उस, मेरी बात सुनिएगा, मैं बड़ी ख़तरनाक बात कह रहा हूँ, सुनिएगा मेरी बात को। अगर सवाल की इंफॉर्मेशन से आपने आइजा को पिक कर लिया तो इसका मतलब है आपका आधा आंसर ड्राफ्ट हो चुका है मेरे बच्चों के। यहाँ तक बात समझ आती है? अगर सवाल की इंफॉर्मेशन को आपने आइजा से पिक कर लिया, मैं आपको प्रूफ करके दिखा रहा हूँ, ये आपके सामने सवाल है, सवाल में मैं लिखता हूँ, सवाल की रिक्वायरमेंट है इवैल्यूएट द सिचुएशन एंड रिकमेंड द एप्रोप्रिएट ऑडिट प्रोसीजर्स। इवैल्यूएट द सिचुएशन, मैं कहूँगा ड्यूरिंग द करंट ईयर्स ऑडिट फील्ड वर्क, प्लानिंग में नहीं खड़ा हुआ हूँ, परफॉर्मेंस में खड़ा हुआ हूँ, सही है। द ऑडिट टीम आइडेंटिफाइड दैट इन मार्च 2025 अ ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड कंपनी हेलिस इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट लिमिटेड एक्वायर्ड द 75% ऑफ द एनसीएल शेयर कैपिटल फ्रॉम द फाउंडिंग फैमिली। Therefore उसके आगे मुझे एक लाइन बता दो बस, इस सवाल से मैंने उठाया। Therefore BVI is a, जल्दी बता दो प्यारे बच्चों, Therefore BVI is a related party. Therefore BVI is the holding company, NCL is the subsidiary company, therefore it is a related party.
क्या ये पूरी चीज़ मेरे बच्चों खुद सुनिएगा, मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि सवाल की इन्फॉर्मेशन को अगर आयज़ा के साथ कनेक्ट कर दोगे, सवाल की इन्फॉर्मेशन को अगर आयज़ा के साथ कनेक्ट कर दोगे तो क्या आपका आंसर बन जाएगा। तो मैंने कहा ये मेरी रिलेटेड पार्टी है। अच्छा, रिलेटेड पार्टी के साथ हो क्या रही है जल्दी से बता दो। अच्छा, रिलेटेड पार्टी के साथ आउटसाइड देखें, कंक्लूजन पे जंप नहीं करना है, कंक्लूजन पे जंप नहीं करना है। आरपी के साथ पहले ट्रांजैक्शन होती है, फिर वो ट्रांजैक्शन आउटसाइड द, पहले आरपी होती है, फिर ट्रांजैक्शन होती है, फिर आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस होती है। कॉमन सेंस समझ आती है। अच्छा मेरे बच्चों, तो आरपी के साथ ट्रांजैक्शन क्या हुई है, अब उसके ऊपर आ जाते हैं भाई। आरपी के साथ ट्रांजैक्शन क्या हुई है, आरपी के साथ जो मेरे पास ट्रांजैक्शन हुई है वो ट्रांजैक्शन ये हुई है कि मैंने आरपी को, अच्छा मुझे एक बात बताएं, मैंने क्या करा है, मैंने ये करा है कि मैंने आरपी को कंसल्टेंसी पे करी है कितनी, 540 1540। क्या मैं कह सकता हूँ ड्यूरिंग द ईयर रिलेटेड पार्टी के साथ एक ट्रांजैक्शन हुई है। क्या इस लाइन को लेके मैं ये कह सकता हूँ कि आरपी के साथ ट्रांजैक्शन हुई है, क्या ये लिख सकता हूँ बच्चों। अच्छा, अब जब ये ट्रांजैक्शन मैंने लिख ली तो क्या अब मैं ये कह सकता हूँ कि ये ट्रांजैक्शन अपेरेंटली मुझे क्या लग रही है प्यारे बच्चों, जल्दी से बता दो ये ट्रांजैक्शन मुझे अपेरेंटली क्या लग रही है, जल्दी छेती छेती मेरे बच्चों। ये ट्रांजैक्शन अपेरेंटली मुझे आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस लग रही है, तो इसके प्रोसीजर्स लिख सकता हूं मैं एग्रीमेंट देखूंगा, मैं बिजनेस रैशनल को इवैल्यूएट करूंगा। तो जब मैं एग्रीमेंट देखूंगा और बिजनेस रैशनल को इवैल्यूएट करने की कोशिश करूंगा तो क्या मैं सवाल में ये टेक्निकल रिपोर्ट और साइंड कंसल्टेंसी कॉन्ट्रैक्ट विच इज द एग्रीमेंट, क्या ये सवाल में एग्रीमेंट को देख पा रहा हूं प्यारे बच्चों में। और अगर मैं सवाल में ये काम नहीं कर पा रहा हूं तो अब मुझे आइजा 550 से उठ के कहां पे जाना पड़ेगा मुझे बच्चों जल्दी से बता दो। अब मुझे आइजा थोड़ा सोचेगा, जब मैं आइजा 240 पे जाता हूं फिर मैं कहूंगा ये मेरे प्रोसीजर्स हैं, फिर मैं अगली इवैल्यूएशन में आऊंगा, और मैं कहूंगा एज बिकॉज the auditor is still awaiting the copies of the technical reports and the signed consultancy contract, and the amount of foreign consultancy payment has been increased significantly during the year। क्या फ्रॉड के रिस्क को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, मैं वो प्रोसीजर लिखूंगा। उस रिस्क के अगेंस्ट क्या प्रोसीजर्स परफॉर्म करने होते हैं, मैं वो प्रोसीजर्स लिखूंगा। मैं ऑलरेडी कर चुका हूं ये सारे काम, मैं ऑलरेडी कर चुका हूं, नहीं शहीर मैं कर चुका हूं, मैं प्रोसीजर ऊपर बता चुका हूं, मैं प्रोसीजर्स कर चुका हूं। उसके बाद जाके मुझे पता चल रहा है, मुझे एक इंडिकेशन दिख रही है पॉसिबिलिटी ऑफ फ्रॉड की, तो फिर यहां से मैंने कहा दैट इंडिकेट्स द पॉसिबिलिटी ऑफ फ्रॉड। और जब ये इंडिकेट कर रहा है पॉसिबिलिटी ऑफ फ्रॉड को, बच्चों तो इसका मतलब है आइजा 240 के हिसाब से मैं कुछ प्रोसेस लिख दूंगा। अब्दुल वहीद मेरे भाई, रिपोर्टिंग एंड एथिकल कंसिडरेशंस आर नॉट रिक्वायर्ड। 705 नहीं लिखना है, 706 नहीं लिखना है, 701 नहीं लिखना है। मैं एक और मजे की बात बताऊं आपको, हाँ तो उसका लिखेंगे भाई बच्चे। एक और मजे की बात बताऊं, टेक्निक्स फॉर मैनेजमेंट ओवरहेड ऑफ कंट्रोल में कहता है इंगेजिंग इन द कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शन, क्या ये कॉम्प्लेक्स, और इसका प्रोसीजर है इवैल्यूएट द बिजनेस रैशनल फॉर सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन दैट आर आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। क्या इसको इवैल्यूएट करने की कोशिश कर चुका हूं मैं। जब इसको इवैल्यूएट करने की कोशिश कर चुका हूं तो फिर मैं आ चुका हूं कि जी एक इंडिकेशन है पॉसिबिलिटी ऑफ फ्रॉड की। बच्चों ये जो मैं आपके सामने टेक्निक रख रहा हूं, क्या ये बात समझ आ रही है आपके। कुछ फायदा हो रहा है, हमने आधा घंटा लगाया है, आधा घंटा लगा के कुछ थोड़ा सा फायदा हो रहा है कि अगर ये चीज़ अगर आपने कर लिया ना बच्चों, और ऐसे 10 15 20 सवाल कराऊंगा और पेपर तक लगा रहूंगा, सही है। रिवीजन वाले वर्कशॉप बड़े ज़बरदस्त पड़े हुए हैं, उसको देखना। 1 घंटे का मेरा सेशन है जिसके अंदर मैंने पूरा ऑडिट रिवाइज कराया है, वो भी देखना। और सिर्फ अभी करना पेपर से पहले ये सोचने की सलाहियत को बढ़ाना, इससे मुश्किल पेपर नहीं आ सकता। विंटर 25 का पेपर है भाई ये। डन हो गया बच्चों। अच्छा बच्चों थोड़ा सा देखो, थोड़ा सा सोचना है मेरे बच्चों, थोड़ा सा इस तरीके से सोचना है
कि हमारे पास ये जो हुआ है इसमें कुछ और अप्लाई हो रहा है। थोड़ा सोचिएगा बच्चों, जिसने सोच लिया उसने पेपर पास कर लिया, सिर्फ सोचना है, आता सब है। मैं आपको बताता हूं बच्चों, सुनिएगा मेरी बात को, बड़ी इंपॉर्टेंट है बच्चों। मुझे एक बात बताएं, क्या ओनर चेंज हो चुका है? बच्चों जब ओनर चेंज होता है या सीनियर मैनेजमेंट चेंज होती है तो हमारी एक रिक्वायरमेंट अप्लाई हो जाती है मेरा बच्चा। अब कितना आसान, क्या आप में से किसी को आइज़ा 210 में मसला आता है? चाहे किसी से भी पढ़ाओ, आइज़ा 210 मसला है। लेकिन जब पेपर में इसका मतलब ये है भाई, कि जब व्हाट आर द रीजंस फॉर चेंजिंग द एंगेजमेंट लेटर, जब आपने साइन करा हुआ था, एंगेजमेंट लेटर साइन हुआ है फाउंडिंग फैमिली मेंबर के साथ, फाउंडिंग फैमिली मेंबर ने कहा था हम फ्रॉड नहीं करेंगे, हम आपको सब कुछ प्रोवाइड कर देंगे, सही है। और फाउंडिंग फैमिली मेंबर ने अपने शेयर चेंज कर दिए बीवीआई को, बीवीआई होल्डिंग कंपनी है, और आप क्या बीवीआई से एंगेजमेंट लेटर साइन नहीं करवाएंगे मेरे बच्चों? मुझे जल्दी से बता दें। और आइज़ा 210 से पहले एक और आइज़ा विच इज़ कॉल्ड आइज़ा 300 मेरे बच्चों, आइज़ा 300। मुझे सिर्फ इतना बता दो, आइज़ा 300 याद है? जब भी आप कोई क्लाइंट एक्सेप्ट करते हो, 210 तो इंगेजमेंट एक्सेप्टेंस है, आइज़ा 300 तो इससे पहले आता है। तो सबसे पहला काम आप क्या करते हो? आपने हमेशा से इन फाउंडिंग फैमिली मेंबर की इंटेग्रिटी को इवेल्युएट करा था। अब वो फाउंडिंग फैमिली मेंबर नहीं रहे मेरे बच्चों, अब शेयर्स हैं किसके पास हैं? बीवीआई के पास हैं प्यारे बच्चों। क्या बीवीआई की इंटेग्रिटी को इवेल्युएट नहीं करा जाएगा? बच्चों अब मुझे बताओ सवाल कैसा है। तो इसमें 210 भी है, इसमें 300 भी है, इसमें 240 भी है, इसमें 550 भी है, और फाइनल के 1-2 आइज़ाज और हैं जो कि हैं हमारे पास, लेकिन चूंकि आपके कोर्स का पार्ट नहीं तो इसलिए इसको हम नहीं लिख रहे। लेकिन मुझे आप एक ईमानदारी से बात बताएं बच्चों, क्या आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस के प्रोसीजर्स पता हैं हमें? अगर आइज़ा 240 में फ्रॉड की इंडिकेशन है, पॉसिबिलिटी ऑफ फ्रॉड है, तो क्या उसके प्रोसीजर्स हमें पता है? अगर एक लाइन कि आइज़ा 300 के हिसाब से मुझे मैनेजमेंट की इंटेग्रिटी को इवेलुएट करना होगा और आइज़ा 210 के हिसाब से मुझे इंगेजमेंट लेटर को चेंज करना होगा। अब मुझे बताओ इस आंसर की सीक्वेंस क्या होनी चाहिए? ये आंसर में मैंने सोचा है, और सोचने के बाद मुझे बताओ अब मेरी सीक्वेंस क्या होनी चाहिए। सबसे पहली चीज़ कौन सी आनी चाहिए भाई? सबसे पहली चीज़ कौन सी आनी चाहिए बच्चा? सबसे पहले आइज़ा 300 आएगा, क्लाइंट एक्सेप्ट करते हो, फिर एंगेजमेंट एक्सेप्ट करते हो, फिर आइज़ा 550 के हिसाब से रिलेटेड पार्टी पे काम किया, और फिर आइज़ा 240 के हिसाब से फ्रॉड पे कंक्लूड किया मेरे बच्चों मुझे बता दो, क्या आइज़ा 550 रिलेटेड पार्टी नहीं पढ़ा हुआ? क्या आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, क्या सवाल में कुछ भी रिवीजन अगर हमने नहीं करा और अब तक हम ये सोच रहे हैं कि मुश्किल पेपर है, हमें नहीं आता, हमें रिटेन नहीं हो रहा, मुझे गारंटी के साथ बता दो आपने फोकस किस चीज़ के ऊपर करना है। अगर आप अपने पेपर में यही 2 हफ्ते बाद यही माइंड में लेके जाएंगे कि मुझे कुछ नहीं आता, पेपर फेल कर जाएंगे। अगर आपको सिर्फ ये आता है ना, ये अगर आपने 6 महीने अच्छा पढ़ा है, कॉन्सेप्चुअली पढ़ा है, लॉजिकली पढ़ा है, और अगर आपको पता है क्या चीज़ें मैंने कॉन्सेप्चुअली पढ़ी है, लॉजिकल पढ़ी है, अगर आपको ये पता है कि मैं आइज़ास को पिक कर लूँगा और उस आइज़ा के ऑब्जेक्टिव को पिक कर लूँगा, मैं आपको सीक्वेंस इंपॉर्टेंट नहीं है हसनैन जावेद, मोहम्मद अली, सीक्वेंस इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आपको एंड में 210 याद आता है, आप एंड में भी 210 लिख सकते हैं, सही है। क्लियर हो मेरे बच्चों? अब मुझे बताओ, जो हमने आधा घंटा 35 मिनट पढ़ा, इस सेशन से थोड़ा सा स्टार्ट में पैनिक करें।
अच्छा, पैनिक करने के बाद मुझे ये बताओ थोड़ा सा, अब जब हमने ये सोचा कि यार पैनिक तो करके अब सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन ये है कि थोड़ा बहुत सोचना पड़ेगा। सोचा और सोचने के बाद कुछ लिखना स्टार्ट करा, कुछ समझना स्टार्ट करा। तो मुझे बताओ कि क्या पेपर में कुछ लिख सकते हो? इससे मुश्किल पेपर नहीं आ सकता, इससे मुश्किल सवाल ये विंटर का या 4-5-3 साल बाद कैफ में पूछेगा, सही है। तो फाइनल में जो लास्ट अटेम्प्ट का सवाल आया है वो आपसे नहीं पूछेगा, वो आपसे अगले 3-4 अटेम्प्ट बाद ही पूछ रहा होगा ये सवाल। बच्चों सॉल्यूशन भी रेडी है इसके यार, ये सारे सॉल्यूशन है, सारे के सारे सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन अभी यहाँ पे मैटर नहीं करता है, ये आपको अब जो हमारे पास होगा ये आपको एज अ मॉक दिया जाएगा। आपने अटेम्प्ट करना है, उसके बाद आपने आंसर चेक करवाना है, आपके आंसर चेक होंगे। क्लियर है? क्वेश्चन का पीडीएफ दूंगा, आंसर का पीडीएफ नहीं दूंगा। आंसर का पीडीएफ, आंसर आपने मुझे देना है ताकि मैं आंसर आपके चेक करूं। क्लियर हो मेरे बच्चों? आंसर आपने मुझे देना है ताकि मैं आपका आंसर जो है वो चेक करूं। और मैं, अच्छा अब मुझे बस एक चीज़ बता दो, इसी तरीके से बीच में कोई भी सवाल पकड़ा दो अभी, यूँ सही रहेगा ताकि हम सोच सकें भाई। यूँ सही रहेगा कि कोई भी सवाल हम सामने से उठाते हैं जिसके अंदर डिफरेंट आइजाज हमारे पास मिक्स होते हैं और हम देखते हैं कि यार हमने तो ना पता नहीं फ्रॉड रिवाइज नहीं करा, हमने एंगेजमेंट लेटर रिवाइज, हमने कुछ रिवाइज ही नहीं करा है। हम सिर्फ ये देखते हैं कि क्या हम सोच पा रहे हैं कि नहीं सोच पा रहे हैं। चलो बच्चों आ जाओ, बेहतरीन। योर फर्म इज द स्टैट्यूटरी ऑडिटर ऑफ, सवाल की रिक्वायरमेंट है आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द ऑडिट रिस्क दैट द एंगेजमेंट टीम शुड कंसिडर। कितने नंबर का सवाल है भाई? 20 नंबर का। ये भी CFF 6 के विंटर 25 के लास्ट अटेम्प्ट का सवाल है मेरे बच्चों, सही है। काफ़ी अच्छा और बड़ा सवाल है, कॉम्प्लेक्स सवाल है। और इस सवाल में हमने ये करना है, अच्छा रिस्क वाले सवाल में कुछ याद करने की तो ज़रूरत नहीं होती ना भाई, सिर्फ सोचना होता है ना, तो थोड़ा सोचने की सलाहियत को मजीद हम बढ़ा लेते हैं, सही है। तो हम एक काम करते हैं, सवाल पढ़ते हैं और सवाल पढ़ के जितने मैक्सिमम रिस्क को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं ना, हम आइडेंटिफाई करते हैं। डन हो गया भाई? जब भी आईजा 315 ऑडिट रिस्क की ड्राफ्टिंग का वो आपसे सवाल पूछेगा तो आपने पहला काम तो ये करना है भाई, पहला काम तो ये करना है कि आपको ये ड्राफ्टिंग का स्ट्रक्चर याद है बच्चों। रिस्क फैक्टर होगा, कोई ना कोई रिस्क फैक्टर होगा, उसकी वजह से कोई ना कोई रिस्क होगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट में और पीएनएल में, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट की एजर्शंस ये होंगी और पीएनएल की एजर्शंस ये होंगी, और फिर आखिरी पैराग्राफ में आपने थोड़ा बहुत ऑडिट रिस्क बताना पड़ेगा। ये स्ट्रक्चर क्लियर है मेरे बच्चों? अच्छा ये जो रिस्क फैक्टर है ये कहां पे दिए हुए होंगे बच्चों, जल्दी से बता दो। ये सवाल में दिए हुए होंगे। इसका मतलब है अगर मैं आपके साथ सवाल पढ़ूं और मैं आपसे ये कहूं, योर फर्म इज द स्टैट्यूटरी ऑडिटर ऑफ ग्लोबल ट्रांसलॉग लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 30 सितंबर 2025। GTL is a large logistic and supply chain management company providing the warehousing, transportation, and cold chain services across Pakistan and Gulf region. Financial summary: revenue, cost of sales, intangible asset, right of use asset, long-term loan, customer advances. Information regarding the digital and sustainability transformation program. सही है? अच्छा, during the year, GTL completed a major digital and sustainability transformation program. The key details of the program are as follows. To become the region's first smart logistic network, GTL invested heavily in developing the Transite, an artificial intelligence-based ecosystem that connect its trucks, warehouses, and customer dashboards in real time. The system was developed internally over the 2 years. On achieving full automation in June 2025, GTL commenced the amortization of the system over a period of 8 years. The management expects Transite to significantly reduce the manual process and enhance the predictive route planning. मुझे बच्चों बताओ इस इंफॉर्मेशन में कोई मसला है क्या? इसमें कोई रिस्क फैक्टर है? बहुत मुश्किल है। जो वर्ड आ रहे हैं स्मार्ट लॉजिस्टिक और ये हो जाएगा, ये पेपर में भी आएंगे, कैफ में भी आएंगे। हमने सिर्फ समझना है कि सवाल में मसला है क्या। मैंने एक बहुत इन्वेस्टमेंट करी है एक ऐसे सॉफ्टवेयर को बनाने में, और वो सॉफ्टवेयर मैं इंटरनली बना रहा था पिछले 2 साल से,
और इस साल वो सॉफ्टवेयर कंप्लीट हो चुका है, इस साल वो सॉफ्टवेयर कंप्लीट हो चुका है। आप 30 सितंबर 2025 का ऑडिट कर रहे हैं, जून 2025 में वो सॉफ्टवेयर कंप्लीट हो चुका है। तो जब मैं एक सॉफ्टवेयर को बना रहा हूँगा, बच्चों जल्दी से बता दो, जब मैं एक सॉफ्टवेयर को बना रहा हूँ, मेरे बच्चे ज़बरदस्त यार, माशाल्लाह ज़बरदस्त ज़बरदस्त ज़बरदस्त। तो पहला रिस्क फैक्टर क्या है? पहला रिस्क फैक्टर ये है कि आप इंटरनली, सवाल से कॉपी कर लो, इंटरनली डेवलप कर रहे हैं एक सॉफ्टवेयर, देयरफॉर देयर इज अ रिस्क ऑफ, जल्दी बता दो पहले बच्चों, देयरफॉर देयर इज अ रिस्क ऑफ ओवर स्टेटमेंट, मिस स्टेटमेंट, अंडर स्टेटमेंट। देयरफॉर देयर इज अ रिस्क ऑफ ओवर स्टेटमेंट। कहाँ पे? पीपी में, इन्वेंट्री में, या इंटेंजिबल में? इंटेंजिबल में। इंटेंजिबल के एग्जिस्टेंस का मसला, कंप्लीटनेस का मसला, राइट्स का मसला, या वैल्यूएशन का मसला? जल्दी बता दो बच्चों, किस चीज़ का मसला, किस चीज़ का मसला? वैल्यूएशन का मसला। अगर वैल्यूएशन का मसला है, वैल्यूएशन का मसला है, तो इंटेंजिबल्स के ऊपर कौन सा आईएफआरएस आता है बच्चों? जल्दी से बता दो। इंटेंजिबल के ऊपर, अच्छा आईएफआरएस IAS 38 आता है। IAS 38 तो बहुत सारी बातें करता है, बहुत सारी बातें करता है। यहाँ पे कौन सी चीज़ एप्लीकेबल है? इंटरनली सॉफ्टवेयर डेवलप किया है। IAS 38 जो है वो कॉस्ट के ऊपर भी बात करता है। IAS 38 जो है वो एमोटाइजेशन के ऊपर भी बात करता है। IAS 38 जो है वो इम्पेयरमेंट के ऊपर भी बात करता है। प्यारे बच्चों, किस चीज़ का मसला है? कॉस्ट का मसला है। ये जो रिस्क फैक्टर मैंने लिखा है, ये जो रिस्क फैक्टर लिखा है, इससे कॉस्ट का मसला है, या इससे एमोटाइजेशन का मसला है, या इससे इंटेंजिबल का मसला है? सर इससे कॉस्ट का मसला है। कॉस्ट का क्या मसला है सर? कुछ एक्सपेंडिचर ऐसे होंगे जो कि रिसर्च फेज से होंगे, तो वो कहाँ जाने चाहिए? वो कहाँ जाने चाहिए? वो PNL में जाने चाहिए। मैनेजमेंट रिस्क क्या है? रिस्क ये है कि मैनेजमेंट इसको कैपिटलाइज कर दिया होगा, तभी तो ओवर स्टेटेड है, तभी तो ओवर स्टेटेड है मेरे बच्चों। क्या यहाँ तक बात समझ आ रही है? बेहतरीन हो गया, बेहतरीन हो गया, बेहतरीन हो गया। थोड़ा सवाल को वापस से पढ़ते हैं, थोड़ा सवाल वापस पढ़ते हैं। सवाल में लिखा हुआ है, ऑन अचीविंग द फुल ऑटोमेशन इन जून 2025 GTL commenced the amortization of the system over a period of 8 years। जब फुल ऑटोमेशन हुई तो एमोटाइजेशन स्टार्ट करी है। क्या जब फुल ऑटोमेशन होगी तब एमोटाइजेशन स्टार्ट होनी चाहिए, या जब वो एसेट अवेलेबल फॉर यूज है तब होना चाहिए? बच्चों जल्दी से बता दो, जल्दी से बता दो, जल्दी से बता दो। सवाल में मैंने एक और इंफॉर्मेशन पकड़ी, मैंने कहा भाई फुल ऑटोमेशन, फुल ऑटोमेशन, फुल ऑटोमेशन। तो उन्होंने क्या करा? तो उन्होंने एमोटाइज किया। क्या एमोटाइज स्टैंडर्ड क्या कहता है? स्टैंडर्ड कहता है जी कब से होना चाहिए? जब अवेलेबल फॉर यूज हो। अगेन मुझे बता दो, रिस्क ओवर स्टेटमेंट का है, मिस स्टेटमेंट का है, या अंडर स्टेटमेंट का है? अंडर स्टेटमेंट है। अच्छा, एमोटाइजेशन अंडर स्टेट होगी तो इंटेंजिबल एसेट क्या हो जाएगा? एमोटाइजेशन के अंडर स्टेटमेंट से, एक्सपेंस के अंडर स्टेटमेंट से इंटेंजिबल एसेट ऑटोमेटिकली ओवर। तो चूंकि रिस्क आप इंटेंजिबल एसेट के ऊपर दे रहे हैं, तो ये ओवर स्टेटमेंट है बच्चों, ये ओवर स्टेटमेंट है। तो ओवर स्टेटमेंट का रिस्क है इंटेंजिबल का, इंटेंजिबल की अगेन किस चीज़ का? वैल्यूएशन का। लेकिन इस बार मेरे बच्चों रिस्क किस चीज़ के ऊपर है? रिस्क किस चीज़ के ऊपर है? एमोटाइजेशन का। क्या एमोटाइजेशन को उन्होंने करा है? कितने साल पे करा है बच्चों? 8 साल पे करा है। एक IT से रिलेटेड चीज, AI से रिलेटेड चीज, आपको लगता है 8 साल टिक सकेगी? बच्चों एक IT से रिलेटेड चीज, एक AI से रिलेटेड चीज, जब टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट इतनी ज्यादा हो रही है, आपके सामने है, जब टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट इतनी ज्यादा हो रही है, तो आपको नहीं लगता 8 साल बहुत ज्यादा है? यूजफुल IAS क्या कहता है? IAS कहता है यूजफुल लाइफ क्या होनी चाहिए? क्या आपको रीजनेबल लग रही है बच्चों? एक पैराग्राफ पढ़ के 3 ऑडिट रिस्क आपने आइडेंटिफाई कर लिए हैं, जो कि हम ऑलरेडी। लेकिन मसला क्या है? एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करने के लिए क्या करेगा? सस्टेनेबिलिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑटोमेशन। हमें अपने बेसिक से डाइवर्ट नहीं करना है। सवाल में सोचना है कि इसके अंदर कौन सा IFRS एप्लीकेबल हो सकता है। अगर IFRS पे कहोगे तो IFRS 3 चीज़ों के ऊपर बात करता है, कॉस्ट, एमोटाइजेशन, इंटेंजिबल एसेट। थोड़ी देर पहले मैं आपको पढ़ा रहा था तो मैं आपसे कह रहा था रिलेटेड पार्टी 3 चीज़ों के ऊपर बात करती है, फ्रॉड 3 चीज़ों के ऊपर बात करती है। तो यहाँ पे मैनेजमेंट, जब इंटेंजिबल एसेट का मसला है, तो इंटेंजिबल एसेट में या तो कॉस्ट होगा, या एमोटाइजेशन होगी, या इंटेंजिबल होगी। ऐसा ही मेरे बच्चों। हाँ शहरियार, एस्टिमेट तुम 800 साल तो नहीं कर दोगे ना यार? पता है, एस्टिमेट रीजनेबल होना चाहिए ना यार। फैक्टर लिखना बिल्कुल लाजमी है, बिल्कुल लाजमी है। क्या यहाँ तक बात समझ आती है अब्दुल वाहिद?
अच्छा, तो इसका मतलब है भाई, इसका मतलब है मैंने सिर्फ इस पैराग्राफ से मेरे बच्चों ने माशाल्लाह 3 ऑडिट रिस्क आइडेंटिफाई कर लिए हैं। 3 ऑडिट रिस्क आइडेंटिफाई कर ली। अच्छा बच्चों, एक बड़ी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, सुन लो, बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है। कुछ बच्चों के अभी मैसेज वगैरह भी आए हुए थे कि उन्होंने वो रिवीजन लेक्चर नहीं देखे। व्हाट इफ कि मैं आपसे पूछ रहा हूँ, सेशन का फायदा हो रहा है आपको, लाइक आपको समझ आ रहा है कि हाँ यार सोचने की सलाहियत बढ़ रही है, थोड़े से एडवांस लेवल के क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है सही है। और ये जो पैनिक वैनिक वाली बात, अच्छा व्हाट इफ कि अगर हम इसको रोज का 1 घंटा बैठ जाए जिसमें आपकी क्वेरीज हो मैं वो भी रिजॉल्व कर दूं, प्लस सवाल मैं अगर आपको पहले से दे दूं, और सवाल अगर आपको पहले से दे दूं तो पहले आप खुद दिमाग लगाएं पौना 1 घंटा और फिर उसके बाद हम 1 घंटा साथ बैठे, तो आपको नहीं लगता वो बेस्ट हो जाएगा क्या? और यही हमारा मॉक होगा। मैं कंप्लीट, अच्छा मैं 200, मैं इस बार जो मॉक आपको दूंगा वो 200 मार्क्स का दूंगा, सही है भाई, मसला तो नहीं है। और इस 200 मार्क्स के मॉक में सारी चीजें कवर्ड हो रही हैं। जिस बच्चे ने वो मॉक पास कर लिया, मैं गारंटी के साथ कहता हूं वो C5 का पर्चा भी पास कर सकता। यूं लेके चलने बच्चों, और फिर रात में हम 10-11 बजे आराम से बैठ जाएंगे। अच्छा जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त। अब एक और सवाल पढ़ता हूं भाई, एक और सवाल बच्चों बड़ा जबरदस्त, देखे सोचने की सलाहियत को देखिएगा बच्चों, सोचने की सलाहियत को देखनी है। Storage facilities were also upgraded through the installation of the smart sensors that automatically record। अच्छा, अगर कल पाकिस्तान मैच हार रहा होगा तो फौरन से क्लास रख लें भाई, शुरू के आधे पौने घंटे में अगर लगता है या तो बारिश हो रही है तो फौरन से क्लास रख लें। तो आपने रेडी रहना है भाई, व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह पे रेडी रखना है, 1 से 2 घंटे के शॉर्ट नोटिस पे सवाल तो मैं आपको देता रहूंगा, हमने फौरन से। अच्छा, स्टोरेज फैसिलिटीज वर आल्सो अपग्रेडेड थ्रू द इंस्टॉलेशन ऑफ स्मार्ट सेंसर। बच्चों सुनिएगा क्या सवाल है भाई। Storage facilities were also upgraded through the installation of smart sensors that automatically record the movement and location of packaging materials and spare parts. Physical stock takes are no longer performed as the system has been designed to be self-reconciling. मैं थोड़ा सा आपको सवाल बताऊं। Storage facilities were also upgraded through the installation of the smart sensors that automatically record the movement and location of packaging materials and spare parts। डेटा सिस्टम एंड रिस्क में हम एक कॉन्सेप्ट पढ़ते थे, मैं आपको कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। डेटा सिस्टम एंड रिस्क में हम एक कॉन्सेप्ट पढ़ते थे और वो कॉन्सेप्ट ये था कि आपने देखा होगा अमेज़ॉन का एक गो मार्ट आया था रिसेंटली, सही है, और उसमें था ये कि अगर आपका एक कार्ड बना हुआ है उस गो मार्ट में, सही है, और आपका डेबिट कार्ड की डिटेल या क्रेडिट कार्ड की डिटेल आपके पास उस स्टोर में रिकॉर्ड हुई है, तो जैसे ही आप जाते हो या फिर वो स्कैन करते हो तो वो आपके डेबिट कार्ड वगैरह को नोट कर लेते हैं। आप जाते हो, आपको एक बंदा भी उस मार्ट में नहीं दिखेगा जो अमेज़ॉन का होगा, सही, कस्टमर्स होंगे। आप जाते हो, सामान उठाते हो, और जैसे ही सामान उठाते हो और अपनी पॉकेट में रखते हो या फिर शेल्फ में रखते हो, वो फ़ौरन से आपको डिडक्ट, पैसे आपके अकाउंट से डिडक्ट होना स्टार्ट। जैसे ही आप गो मार्ट से बाहर गए, ठक करके आपके अकाउंट से पैसे डिडक्ट हो गए, ना लाइन में खड़ा होना पड़ेगा ना क्यों में, आप जाएँ, पिक करें और बाहर निकल जाएँ। ये जो हमारे पास टेक्नोलॉजी कहलाती है, ये कंप्यूटर विजन की टेक्नोलॉजी कहलाती है जो कि हम पढ़ते हैं। अब ये टेक्नोलॉजी कंपनीज ने क्या करा, यही टेक्नोलॉजी कंपनीज ने कर दिया है सारे के सारे स्टोरेज फैसिलिटीज़ में। स्टोरेज फैसिलिटीज़ में ऐसे कंप्यूटर विजन कैमरा सेंसर लगे हुए हैं कि अगर कोई स्टॉक आ रहा है तो वो फ़ौरन से स्टॉक इन्वर्ट को रिकॉर्ड कर लेता था। अगर कोई स्टॉक बाहर जा रहा है तो वो फ़ौरन से स्टॉक को सबट्रैक्ट कर लेता था, और इस बेसिस पे वो कहता था, अब कहता था जी रिकंसिलिएशन की तो कोई ज़रूरत ही नहीं है, बिकॉज जो स्टॉक है हमारे पास वो तो ऑलरेडी जो है बिल्कुल एक्यूरेट रिकॉर्ड हुआ है। और चूंकि एक्यूरेट रिकॉर्ड हुआ है तो फिजिकल स्टॉक्स तो हमें लेने की ज़रूरत ही नहीं है। आप समझ रहे हैं भाई, वो कह रहा है फिजिकल स्टॉक टेकिंग तो अब आपको करने की ज़रूरत ही नहीं है। हाँ भाई, भाई जबरदस्त सवाल है। फिजिकल स्टॉक टेकिंग तो कितना पढ़ते हैं भाई, हम पूरा टॉपिक पढ़ा हुआ है, कुछ मसला वाली बात ही नहीं है। हमने सोचना कैसे है, मैं आपसे ये अच्छा मैं तभी आपसे कह रहा हूं कि मैं आपको सिर्फ आप टोन बता रहा हूं और आपको अब सवाल दूंगा रोज का, और रोज का हम एक सवाल प्रैक्टिस करेंगे अचानक से तो हमारे पास क्लियर होंगी चीज़ें, सही है। मैं आपसे सिर्फ इतना कह रहा हूं कि भाई कंपनी जो है वो फिजिकल स्टॉक नहीं कर रही, ये सवाल में लिखा हुआ है। अब मुझे बताओ क्या रिस्क है अगर कंपनी फिजिकल स्टॉक नहीं कर रही, तो क्या, सिंपल सवाल है, कंपनी फिजिकल स्टॉक नहीं कर रही है, बताओ क्या रिस्क है। ये सवाल की रिक्वायरमेंट है, छोड़ दो वो टेक्नोलॉजी क्या है,
एग्जिस्टेंस का मसला है। अच्छा, रिस्क हमारे पास है एग्जिस्टेंस का। क्या एग्जिस्टेंस का मसला है? थोड़ा सोचा, एग्जिस्टेंस का मसला कैसे हो सकता है? बिकॉज जब वो सेंसर है तो जब कोई स्टॉक आएगा तो इसका मतलब है वो उसको रिकॉर्ड करेगा, जब स्टॉक चला जाएगा तो उसको वो कर देगा। तो एग्जिस्टेंस का मसला तो नहीं हो सकता। कंप्लीटनेस का मसला है, कंप्लीटनेस का मसला भी नहीं हो सकता। कैसे हो सकता है कंप्लीटनेस का मसला? जब एक चीज़ सिस्टम से जा रही है मेरा बच्चा, ज़बरदस्त। अच्छा, राइट का मसला हो सकता है। भाई स्टॉक तो पड़ा हुआ है, सिस्टम ने तो रिकॉर्ड कर लिया, लेकिन तुम्हारा स्टॉक थोड़ी है, तुम्हारा स्टॉक थोड़ी है। तुम्हारा स्टॉक क्यों नहीं होता? तुम्हारा स्टॉक क्यों नहीं होता? मेरा बच्चा आसिफ, मेरा बच्चा, ज़बरदस्त 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 ज़बरदस्त। तो व्हाट इफ अगर थर्ड पार्टी का स्टॉक पड़ा है तो वो भी सिस्टम रिकॉर्ड करोगे। सिस्टम को ये थोड़ी पता कि थर्ड पार्टी का किसका है। एक और मसला मेरे बच्चों, एक और मसला जिसकी वजह से मैं स्टॉक काउंट कर रहा होता हूँ, जिसकी वजह से मैं स्टॉक काउंट कर रहा होता हूँ, जल्दी से बता दो। वैल्यूएशन वैल्यूएशन वैल्यूएशन। सिस्टम रिकॉर्ड तो कर रहा है कि मेरे पास क्वांटिटी आ रही है, वो क्वांटिटी की क्वालिटी कैसी है भाई? वो क्वांटिटी की क्वालिटी कैसी है? अगर वो ऑब्सोलीट स्टॉक है, मेरा बच्चा ज़बरदस्त, कौन था ये ऑब्सोलीट वाले? शहरियार, ज़बरदस्त। कंडीशन खराब है, पुराना है, ओल्ड है, तो सिस्टम तो दिखा रहा है कि जी मेरे पास स्टॉक पड़ा हुआ है, लेकिन ये देखना पड़ेगा कि स्टॉक की कंडीशन कैसी है। स्टॉक की मेरे बच्चों, क्या यहाँ पे 2 रिस्क आइडेंटिफाई हो गए? अच्छा, मुझे बताएं, सोचने की सलाहियत, सोचने की सलाहियत। फिजिकल स्टॉक कह रहा है, मैनेजमेंट फिजिकल स्टॉक नहीं कह रही। फिजिकल स्टॉक किस चीज़ का होता है? इन्वेंट्री का। सवाल की रिक्वायरमेंट क्या है? ऑडिट रिस्क आइडेंटिफाई करनी। जब मसला इन्वेंट्री का है तो इन्वेंट्री में 4 चीज़ें अनलॉक हो जाती हैं। इन्वेंट्री में 4 चीज़ें अनलॉक्ड हो जाती हैं। थोड़ा बहुत ये सामने रखा, थोड़ा बहुत सोचा और आपने कहा यस, इसके बेसिस पे प्यारे बच्चों मुझे 2 ऑडिट रिस्क आइडेंटिफाई हो गए। नहीं, अगर सिस्टम अच्छा मेरा बच्चों, ये 2 रिस्क आइडेंटिफाई कर गया। अच्छा, अब मेरी बात सुनो, ये 2 रिस्क आप आपने आइडेंटिफाई नहीं करे। किस चीज़ के? एग्जिस्टेंस और कंप्लीटनेस के। क्यों जल्दी से बता दो क्यों? एग्जिस्टेंस और कंप्लीटनेस के रिस्क आइडेंटिफाई क्यों नहीं करा मैंने? ऑटोमेटेड है। ऑटोमेटेड बोले तो एक वर्ड होता था जो हमारे टॉपिक का है, जो हमारा चैप्टर है, जो हमारा स्टडी टेक्स्ट है, जो हमारा आइजा है। ऑटोमेटिक बोले तो जल्दी 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 जल्दी। आईटी। ऑटोमेटेड का मतलब आईटी। आईटी में क्या ये ट्रांजैक्शन सही एक्यूरेटली रिकॉर्ड कर रहा है? 2 चीज़ों पे डिपेंड करता है। क्या ये आईटी कंट्री, क्या ये जो अकाउंटिंग कर रहा है, क्या ये एक्यूरेटली कर रहा है? ये 2 चीज़ों पे करता है। किन 2 चीज़ों पे? हिंट दे रहा हूँ बच्चों, मैं हिंट दे रहा हूँ। मेरा बच्चा ज़बरदस्त। जनरल आईटी कंट्रोल पे और एप्लीकेशन कंट्रोल पे। द रिस्क इज, अब जो तुम्हारा तीसरा रिस्क होगा वो इन्वेंट्री पे नहीं होगा। जो तुम्हारा तीसरा रिस्क होगा वो इन्वेंट्री के ऑटोमेटेड सिस्टम पे होगा कि देयर इज अ रिस्क जो हमारे इन्वेंट्री का सिस्टम है उसके ऊपर आईटी जनरल कंट्रोल्स और एप्लीकेशन कंट्रोल्स वो ठीक नहीं होंगे, जिसकी वजह से जो एक्यूरेसी का मसला है उस पर भी एक रिस्क अराइज हो सकता है। मेरे बच्चों को यहां तक बात समझ आ रही है? इमेजिन करो आईटी सिस्टम के रिस्क से हम इन्वेंट्री का रिस्क पढ़ रहे हैं यार। मैं ये बस सोचने की सलाहियत को बढ़ाना चाह रहा हूँ। डिफरेंट जगह पे डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, उनको मैं सिर्फ ये आपके साथ कंप्लीट कर रहा हूँ। क्या यहाँ तक बात समझ आ रही है? तो अच्छा, सोचने की सलाहियत बच्चों, मैं आंसर से ज़्यादा आपकी सोचने की सलाहियत पे फोकस करूँगा, सही है? तो मैंने कहा भाई एक आईटी का सिस्टम है, किसके ऊपर? इन्वेंट्री के ऊपर, जिसकी वजह से फिजिकल काउंट नहीं होगा। ऐसा ही है। अच्छा, अगर इन्वेंट्री के ऊपर आईटी सिस्टम है तो इन्वेंट्री की 4 एजर्शन है: एग्जिस्टेंस, कंप्लीटनेस, राइट्स एंड ऑब्लिगेशन, वैल्यूएशन। मैंने कहा ये जो आईटी का सिस्टम है, ये एग्जिस्टेंस और कंप्लीटनेस के ऊपर तो मुझे कंफर्ट दे सकता है, लेकिन ये राइट्स एंड ऑब्लिगेशन के ऊपर मुझे कंफर्ट, जल्दी बता दो बच्चों, मुझे राइट्स एंड वैल्यूएशन के ऊपर मुझे कंफर्ट नहीं दे सकता। राइट्स के ऊपर क्यों? देयर इज अ रिस्क कि जी थर्ड पार्टी की इन्वेंट्री हो, आपने रिकॉर्ड कर लियो, प्लस वैल्यूएशन ओल्ड और ऑब्सोलीट होगी तो वो उसको तो बाइफिकेट नहीं कर सकेगा, प्लस एग्जिस्टेंस और कंप्लीटनेस की जो एक्यूरेसी है, जो ऊपर लड़के ने कहा था कि भाई माल आएगा और माल जाएगा, तो दैट एक्यूरेसी डिपेंड्स ऑन द आईटी जनरल कंट्रोल एंड एप्लीकेशन कंट्रोल। मेरे बच्चों को यहाँ तक बात समझ आ रही है?
तो इसका मतलब है भाई हमने तो माशाल्लाह इस पैराग्राफ से दो रिस्क आइडेंटिफाई कर लिए, नहीं 3 रिस्क आइडेंटिफाई कर लिए। हमने कहा भाई फिजिकल काउंट तो होगा ही होगा, थर्ड पार्टी रिस्क, फिजिकल काउंट तो होगा ही होगा, ओल्ड ऑब्सोलीट खराब कंडीशन वाली इन्वेंट्री वाला रिस्क, और इसके अलावा और फिजिकल काउंट छोड़ दें, जो सिस्टम है जो कि आपने एक नई चीज़ बनाई है उस सिस्टम के ऊपर जो है अब मुझे जनरल आईटी कंट्रोल्स और एप्लीकेशन कंट्रोल्स को एग्जामिन करने पड़ेंगे। बच्चों के यहाँ तक बात समझ आ रही है? बच्चों एक और सवाल रिस्क फैक्टर सुन लो, चलो आ जाओ यार, क्या याद करोगे। बिकॉज ऑफ एन ऑटोमेटेड सिस्टम, ठीक हो गया, देयर इज नो फिजिकल काउंट ड्यूरिंग द ईयर। क्या ये सवाल से कॉपी कर लूं मेरे बच्चों? इस सवाल से कॉपी कर लिया मैंने। Therefore there is a risk of, कहां पे रिस्क है बच्चों जल्दी से बता दो। Therefore there is a risk of ओवर स्टेटमेंट, मिस स्टेटमेंट, अंडर स्टेटमेंट। भाई जल्दी आ जाए। ओवर स्टेटमेंट कहां पे? पीपी में, इंटेंजिबल में, रिसीवेबल में, पेबल में, इन्वेंट्री में। इन्वेंट्री की कौन सी असर्शन? एग्जिस्टेंस, कंप्लीटनेस, राइट्स या वैल्यूएशन? पहले वैल्यूएशन लिख देते। क्यों? बिकॉज देयर इज अ रिस्क कि सम ऑफ द इन्वेंट्री माइट बी ओल्ड, obsolete, not in a sellable condition, and the automated system could not identify it। मुझे ये लिख सकता हूं, old, obsolete, not in a sellable condition, therefore should be recorded at lower of cost or NRV। मेरे बच्चों क्लियर हो यार? ये एडिटिंग में सब सही हो जाएगा, छोड़ देना, जो बोल रहा हूं वो समझ आ रहा है? नहीं यार, इन्वेंट्री ऑब्सोलीट होगी, लोअर ऑफ कॉस्ट एनआरवी पे है ना यार, लोअर ऑफ कॉस्ट एनआरवी पे। तो एनआरवी जब रिकॉर्ड करेंगे तो ओवर स्टेट ही होगा ना, अंडर स्टेट कैसे होगा? अच्छा मुझे एक बात बताएं, रिस्क फैक्टर ऑटोमेटेड सिस्टम, therefore there is a risk of misstatement of inventory। क्यों? सिस्टम may not record transactions accurately। क्यों राहुल? क्यों कर लिया डार्क पेन यूज? क्यों सिस्टम जो है वो ट्रांजैक्शन को एक्यूरेटली रिकॉर्ड नहीं करेगा? बिकॉज जल्दी से बता दो क्यों? इनइफेक्टिव। क्या इनइफेक्टिव? मेरे बच्चों माशाल्लाह कोई तो मसला ड्राफ्टिंग, मसला सोचना है, पहले सोचने की सलाहियत थोड़ी सी सही करते हैं, फिर साथ साथ लिखते भी रहते हैं। तो लिखना मसला नहीं है बच्चों। क्लियर है बच्चों? फायदा हो रहा है भाई? मजा आ रहा है? अच्छा एज पार्ट ऑफ इट्स, अच्छा अब एक और सवाल पढ़ते हैं भाई। एज पार्ट ऑफ इट्स गो ग्रीन 2025 इनिशिएटिव, GTL replaced most of its diesel trucks with electric trucks sourced from EcoFleet FZE, a UAE based company that holds a 20% shareholding in GTL। Under the arrangement, GTL will use the trucks for 5 years against a fixed quarterly payment after which it may purchase। सवाल आप से पढ़ता हूँ भाई। As part of its Go Green 2025 initiative, GTL replaced most of its diesel trucks with the electric trucks sourced from EcoFleet FZE, a UAE-based company that holds the 20% shareholding in GTL। और आगे सवाल में लिखा हुआ है अंडर द अरेंजमेंट GTL विल यूज द ट्रक फॉर 5 years अगेंस्ट अ फिक्स क्वार्टरली पेमेंट आफ्टर विच इट मे परचेज द फ्लीट एट 40% ऑफ इट्स ओरिजिनल कॉस्ट। मेरे प्यारे बच्चों मुझे एक बात बताएं, जो मेरे डीजल वाले ट्रक हैं
उनको मैं रिप्लेस कर रहा हूँ किससे? इलेक्ट्रिक ट्रक से। ये इलेक्ट्रिक ट्रक मेरे पास कहाँ से आएंगे भाई? ये इलेक्ट्रिक ट्रक मेरे पास से आएंगे यूएई से। और यूएई की जो कंपनी है उसकी मेरे ऊपर कितने परसेंट होल्डिंग है प्यारे बच्चों? 20% होल्डिंग है। जो सवाल में लिखा हुआ है सिर्फ वही लिख रहा हूँ। जो 20 यूएई में मेरे पास 20% होल्डिंग है, जो यूएई की कंपनी है उसमें मेरे पास 20% होल्डिंग है, उससे मैं खरीद रहा हूँ और 5 साल तक मैं यूज़ करूँगा और 5 साल बाद मैं 40% ऑफ दी ओरिजिनल कॉस्ट पे उससे खरीद लूँगा। ये टर्म्स कुछ समझ में आ रही है? कोई अजीबोगरीब नहीं। 5 साल यूज़ करने के बाद, 5 साल यूज़ करने के बाद प्यारे बच्चों 40%। कुछ समझ बच्चों, मुझे बता दो ये ट्रांजैक्शन जो है, ये जो ट्रांजैक्शन है ये किसके साथ है? ये जो ट्रांजैक्शन है मेरे बच्चों ये किसके साथ है? ये जो ट्रांजैक्शन है ये रिलेटेड पार्टी के साथ है, रिलेटेड पार्टी के ट्रांजैक्शन। और क्या ये ट्रांजैक्शन आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस है? क्या ये ट्रांजैक्शन आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस है? मेरे प्यारे बच्चों, थोड़ी देर पहले मैंने इसको, यही रिलेटेड पार्टी, यही आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस अलग तरीके से कराया था। अभी यही सवाल मैं आपको अलग तरीके से करा रहा हूँ रिस्क के फॉर्म में। दोनों जगह सोचने की सलाहियत सेम है प्यारे बच्चों। ड्राफ्ट करना है, आ जाओ। रिस्क फैक्टर क्या है भाई? जल्दी से बता दो, रिस्क फैक्टर क्या है? ट्रांजैक्शन विथ रिलेटेड पार्टी, therefore there is a risk of कहां पे? डिस्क्लोजर पे। रिस्क क्या होगा? ट्रांजैक्शन may be outside the normal course of business or transaction may not be adequately disclosed in the financial statement। बच्चों क्लियर हो? मेरे बच्चों क्लियर हो? ये वही रिस्क है जो कैफेट समरीज में लिखे हुए थे, जो हमारे पास स्मार्ट हैंडआउट्स में लिखे हुए थे। ये वही रिस्क है मेरे बच्चों। और इन रिस्क को अगर आप देखें तो हमारे पास जो है रिस्क नंबर 1 कंप्लीटनेस, ये रिस्क एप्लीकेबल नहीं है। आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस ये है। रिलेटेड पार्टनरशिप में नॉट बी डिस्क्लोज ये है। ये दोनों रिस्क मैंने उठा के लिख दिए। या अगर मुझसे आगे प्रोसीजर भी पूछ ले, मैं प्रोसीजर्स भी लिख सकता हूँ। बच्चों क्लियर हो? अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ। Your firm is the statutory auditor of Global Translog Limited for the year ended 30 September 2025. GTL is a large logistic and supply chain management company providing warehousing, transportation, and cold chain service across Pakistan and the Gulf region. कंपनी सेल्स कर रही है पाकिस्तान में भी और गल्फ रीजन में। प्यारे बच्चों, IS-21 का फॉरेन से रिस्क लिख सकता हूँ नीचे। इतनी मुश्किल इंफॉर्मेशन है, दफा करें उसको। फॉरेन से IS-21 का रिस्क लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता? जल्दी से बता दें। अच्छा, मुझे बताओ, तुम्हारे पास रेवेन्यू है, तुम्हारे पास कॉस्ट ऑफ सेल्स है, क्या तुम मुझे नीचे ग्रॉस प्रॉफिट बता सकते हो जल्दी से? पहले 2024 में आपके ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ रहा है? रेवेन्यू माइनस कॉस्ट ऑफ सेल्स 12,100। क्या हो गया यार? अच्छा, 2025 का आ रहा है। 2025 का ग्रॉस प्रॉफिट आ रहा है 12,100। 2024 का कितना आ रहा है? 6,950। मेरे बच्चों, 6,950 को रेवेन्यू से डिवाइड करते हो? 6,950 को रेवेन्यू से डिवाइड करते हो? %23.24। तो इसका मतलब है जो मैं सेल्स करता था उसका 24% मेरा प्रॉफिट होता था। और 2025 का भी करते हो? 12,100 डिवाइडेड बाई 38,000, 31.31%।
बच्चों अगर आपका जीपी मार्जिन इंक्रीज कर रहा है तो दो रिस्क हो सकते हैं। नीचे छोड़ दो सस्टेनेबिलिटी को, नीचे छोड़ दो एआई को। अगर आपका जीपी मार्जिन बढ़ रहा है तो दो मसले हो सकते हैं, जल्दी से बता दो। या तो रेवेन्यू ओवर स्टेटेड होगा, या तो रेवेन्यू ओवर स्टेटेड होगा, या दूसरा तुम्हारा कॉस्ट अंडर स्टेटेड होगा। बच्चों सिर्फ इस कैलकुलेशन से दो रिस्क को आइडेंटिफाई कर दो। फॉरेक्स का वर्ड यूज़ करके एक रिस्क आइडेंटिफाई कर दो। तीन रिस्क तो तुम्हारे पास सामने ही मौजूद थे मेरे बच्चों। क्या यहाँ तक बात समझ आती है? मैं आपको बता रहा हूँ पेपर में चीज़ें आपके सामने होंगी, पढ़ी हुई ये सारी चीज़ें। जितने भी रिस्क है सारे पढ़ा चुका हूँ, करा चुका हूँ। सिर्फ सोचने की सलाहियत को थोड़ा सा और बढ़ा रहा हूँ, सिर्फ सोचने की सलाहियत को और बढ़ा रहा हूँ कि पेपर में पैनिक नहीं करोगे, सोचोगे। और सोचना बड़ा क्लियर है। 15 आइजाज के नाम आपको पता होने चाहिए, हर आइजाज के ऑब्जेक्टिव आपको पता होने चाहिए। दैट्स इट। ये आइजा मुझसे ये बात करता है पेपर से पहले, अगर इतना भी पता है भाई ये CFAP 6 के फाइनल का सवाल है। स्क्रीन दिख रही है? CFAP 6 में जाएं, पास्ट पेपर्स में जाएं, विंटर 2025 में जाएं। तो ये दिसंबर 2025 का सवाल है भाई। ये सवाल हम कर रहे हैं, ग्लोबल ट्रांसलॉग लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 30 सितंबर 2025। ये है रेवेन्यू कॉस्ट ऑफ सेल्स। ये पहला सवाल 20 नंबर का है भाई आपके पास। थोड़ी देर पहले मैंने सबसे पहला सवाल आपको ये नोवा केमिकल लिमिटेड वाला करवाया था। जिसके अंदर फ्रॉड था, 315 था, इंगेजमेंट लेटर था। भाई ये क्वेश्चन नंबर 3 है आपका। ये लास्ट अटेम्प्ट का सवाल है। एक और चीज़ दिखा दूं, एग्जामिनर कमेंट्स इसके आए नहीं है। चलो समर 25 का एग्जामिनर कमेंट्स देख लेते हैं। भाई ये रिजल्ट आता है हमारे 23%, सही है। 20-25% हमारे पास रिजल्ट आ रहा है, तो इससे मुश्किल नहीं आ सकता। क्लियर हो? क्लियर है भाई? बच्चों अब मुझे बताओ, अब मुझे ईमानदारी से बताओ, कुछ फायदा हो रहा है सेशन का। अब मुझे बताओ आगे कैसे लेके चलना है। ये सारे सवाल मैंने आपके लिए रेडी किए हुए। ये मॉक जो होगा मेरे पास जो है वो 200 नंबर का मॉक रेडी हो। 2 मॉक दूंगा मैं 200 नंबर के, जिसमें मैं पूरा टॉपिक कवर कराऊंगा। सारे हर टॉपिक के ऊपर कोई ना कोई सवाल है, हर टॉपिक के ऊपर कोई ना कोई सवाल है। और कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन बैंक इसका, सही बेंचमार्क क्वेश्चन है। बच्चों को नॉर्मली एनालिटिकल में मसला होता है। इसका कैफ का अच्छा सवाल है, कैफ का रखा हुआ है। अब मुझे बताओ क्या करना है, चलो जल्दी से बता दो। सेशन समझ आ गया? यार मैं साथ साथ तुम्हें ड्राफ्टिंग भी करा रहा हूँ यार। ये भाई सारे आंसर में ड्राफ्ट करा रहा हूँ यार, सारे आंसर ड्राफ्ट करा रहा हूँ भाई। ऐसा नहीं करो, एक एक चीज़ मैं तुम्हें ड्राफ्ट करा रहा हूँ ऊपर। ये सारी चीज़ें भरी हुई हैं। अच्छा तो अब हम ये प्लान कर लें कि सबसे पहला काम हम ये करते हैं, कि रोज़ का एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ और रोज़ एक उसके आंसर को, उसकी ड्राफ्टिंग को और सोचने की सलाहियत को करते हैं। ये लाइव सेशन होगा। जो क्वेश्चन होगा आपने फ़ौरन से सबमिट कराना है ताकि आपका आंसर चेक हो सके। और फिर आपने ये सेशन अटेंड करना है ताकि हमारा क्वेश्चन की रीडिंग में, क्वेश्चन को समझने में टाइम ज़ाया ना हो, सिर्फ सोचने में और लिखने में टाइम हम इसको ऑक्यूपाई करें। क्या कहते हो, ये सही रहेगी अप्रोच? रादर देन हम 4-4, 5-5 घंटे के सेशन रखें, हम रोज़ का 1 घंटा पढ़ लें, ताकि जब 1 घंटा आपके सामने सवाल आएगा तो फिर बाकी जो 23 घंटे आप पढ़ लोगे आप कहेंगे ठीक है ना, मुझे रिविजन इस माइंडसेट से करना है।
अब मुझे बताएं, अब जितना भी बच्चा रिलेटेड पार्टी को पढ़ेगा बोलेगा बस सर मुझे समझ आ गया, रिलेटेड पार्टी में सबसे पहले मुझे पता होना चाहिए कि रिलेटेड पार्टी के रिस्क को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, रिस्क हमारे पास कौन से होते हैं और इस रिस्क के अगेंस्ट हम प्रोसीजर्स कौन से परफॉर्म करते हैं। सेम फ्रॉड का स्ट्रक्चर मुझे पता होना चाहिए और इसके अंदर की प्रोसीजर मुझे पता होना चाहिए ताकि पेपर में मैं पिक कर सकूं कि फ्रॉड आया है, और अगर फ्रॉड आया है तो ऑब्जेक्टिव 1 है या ऑब्जेक्टिव 2 है या ऑब्जेक्टिव 3 है। बच्चों इसके लिए 2 से 3 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। व्हाट्सएप ग्रुप में आप लोगों ने एक्टिव रहना है, सही। अगर वहाँ पे मैं कोई बात कर रहा हूँ तो फजूल की बात नहीं करता, अगर वहाँ पे मैं आपसे बात करूँगा तो कोई ना कोई काम की बात होगी। आपको मॉक दिया जाएगा, मॉक आपने सबमिट करवाना है, आंसर्स चेक करवाने हैं अपने, सही है। आंसर्स आपके चेक होंगे, उसके बाद जो है हम सेशन रखेंगे, सेशन में हमें पता चल जाएगा हमारी अगर पेपर से पहले हमें पता चल जाए कि हमसे गलतियाँ कहाँ पर हो रही हैं, सवाल ही पैदा नहीं होता कि पेपर में कोई गलती होगी। डन हो गया। मैं आपको थोड़ा सा ये बता देता हूँ बच्चों कि हमारे पास जो चीज़ें हैं, हमारे पास सवाल किस तरीके से, क्वेश्चन 1, 2 मैंने आपको करा दिया है। क्वेश्चन नंबर 3 एक बड़ा ज़बरदस्त सवाल है, बताऊंगा नहीं कौन सा आइज़ा का है, लेकिन अगर आप देखें तो ये भी फाइनल का सवाल है, बड़ा ज़बरदस्त, सही है। इसके बाद हमारे पास एक सवाल है सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स के। बच्चों को नॉर्मली सब्सटेंटिव प्रोसीजर से मसला आ रहा होता है, ऑडिट स्ट्रेटजी में मसला आ रहा होता है, और गोइंग कंसर्न भी है, ऑडिट प्रोसीजर्स भी है, गुडविल भी है, तो बड़ा एक मिक्स करके सवाल है, सही है। क्वेश्चन 5 हमारे पास नॉर्मली बच्चों को सैप में मसला आ रहा होता है, सब्सटेंटिव टेक्निकल प्रोसीजर। इसका कैफ का बड़ा ज़बरदस्त सवाल है, इसको डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो एक्सपर्ट के, ये फाइनल का सवाल एक्सपर्ट के ऊपर आया आइज़ा 620 के ऊपर, फाइनल का सवाल आइज़ा 620 पे एक्सपर्ट के ऊपर आया। आपके सोचने की सलाहियत, आप सोच नहीं सकते कहाँ तक जा सकती है, इंशाल्लाह इसको भी करेंगे। इसके बाद अगर आप देखें तो हमारे पास मजीद ऑडिट प्रोसीजर्स के सवाल हैं। थोड़ा अगर आप और देखें तो रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए और उसको ड्राफ्ट करना, ये एक अच्छा कैफ का सवाल है, इसको करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 अगेन कॉन्सेप्ट जो एक्सपर्ट वाला सवाल था हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास जो है वो रिपोर्ट का, सही है। आपके पास एक ऐसी रिपोर्ट है जिसमें गोइंग कंसर्न भी है, जिसमें की ऑडिट मैटर्स भी है, और सवाल की रिक्वायरमेंट है क्रिटिकली एनालाइज द सेक्शन ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। पूरा ऑडिट रिपोर्ट इससे रिवाइज हो जाएगा मेरे बच्चों। एक और सवाल है जिसमें वो आपसे कहता है, जिसमें उसने आपको सिनेरियोज दिए हुए हैं और सिनेरियो के बेसिस पे वो कह रहा है कि जी ऑडिट रिपोर्ट की इम्प्लीकेशन बताओ, जिसमें 700 भी एप्लीकेबल हो रहा है, 701 भी एप्लीकेबल हो रहा है, 705 भी एप्लीकेबल हो रहा है, 706 भी एप्लीकेबल हो रहा है, 570 भी एप्लीकेबल हो रहा है। इन सिनेरियोज में 5 आइज़ाज एप्लीकेबल हो रहे हैं, और इन 5 आइज़ाज को हमने देखना पड़ेगा कि इसमें गोइंग कंसर्न है, रिपोर्टिंग है, क्या है, सही है। फिर उसके बाद जो है हमारे पास एक अगेन मटीरियलिटी के ऊपर सवाल है, बड़ा ज़बरदस्त सवाल है, और इनहेरेंट और कंट्रोल लिस्ट पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है, तो कैफ का एक सवाल है जो मैं आप रिवाइज करा दूंगा। ये सारे सवाल मेरे बच्चों में शेयर नहीं करूंगा, मैं एक एक सवाल करके शेयर करूंगा। उसके बाद इन्हीं सवाल के ऊपर बेस्ड हमारा एक मॉक होगा, आपने मॉक अटैम्प्ट करना है। क्या यहाँ तक मेरे बच्चों को अप्रोच क्लियर है?